हेलो व्यूवर्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। कि देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। साथ ही हम जो बच्चे 11th और 12th में हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। उनके लिए हम इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ यानी अर्थशास्त्र की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके 2 लेक्चर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो यदि आप ये बैच स्पेशल 11th और 12th के बच्चों के लिए है, और वैसे भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स तो ज़रूरी है ही। तो चलिए बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम अपनी इसी सीरीज का पार्ट थर्ड यानी चैप्टर थर्ड पढ़ने वाले हैं, जिसे हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदारीकरण है क्या। तो चलिए चलते हैं अपने पहले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियाँ थी, क्योंकि 1990 के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसलिए कि जो उस टाइम के वर्तमान वित्त मंत्री थे वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसे हम 91 की पॉलिसी कहते हैं, जिसमें हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हमने बढ़ावा दिया। तो चलिए क्या लिखा है देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋणों के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुएं बहुत महंगी हो गई थी, तथा हमारे पास जो विदेशी मुद्रा रिजर्व भंडार था वो सिर्फ 15 दिनों के लिए ही बचा था। तो जो 1991 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, जिससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो सिर्फ 15 दिनों के लिए ही बचा था, कि हमारे पे इतना भी पैसा नहीं था कि हम 15 दिन से ज़्यादा का पेट्रोलियम या कोई और पदार्थ किसी बाहर की कंट्री से खरीद सके। तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो इन्हीं नीतियों में सुधार करने के लिए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उस समय के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक प्लान लाया, जिसे हम 91 प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि ये जो हमारा आर्थिक संकट आया था, ये 1980 के दशक से ही आ गया था। 1980 के दशक से ही आना प्रारंभ हो गया। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन और सरकार करों के सार्वजनिक उद्यम के माध्यम से फंड जुटाती थी। लेकिन हमारा जो सरकार, देखिए सरकार क्या करती है कि हमसे जो टैक्स लेती है, जो किसी तरह से टैक्स वसूलती है, वही एक स्रोत है सरकार के इनकम का, और उससे अधिक सरकार देश को चलाने के लिए लोन लेती है। तो 1980-90 के दशक में हमारा जो वित्तीय घाटा इतना ज़्यादा हो गया था कि हमारे आय से ज़्यादा व्यय हो रहा था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई थी। और हम पे सिर्फ 15 दिनों का ही विदेशी मुद्रा रिजर्व बचा था। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है, और डॉलर हमें उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसके बर्बाद होने के कई कारण भी हो सकते, क्योंकि उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी एक बंधी हुई अर्थव्यवस्था थी। यानी पूरी तरह जिस तरह से आज की अर्थव्यवस्था है उस तरह से नहीं थी, अर्थव्यवस्था बंधी हुई थी। हम बहुत ज़्यादा विदेशों से व्यापार नहीं करते थे,
और हम ज़्यादा, और 1980-90 के दशक में हमने बहुत माल एक्सपोर्ट करवाया था। इंपोर्ट कम किया था, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, जिस कारण हमारे जो विदेशी मुद्रा था वो क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी वस्तु बाहर से मंगवाते हैं तो हमें जो उनका भुगतान करना पड़ता है वो हमें डॉलर में करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ डॉलर ही चलता है। इसलिए जो हमने 80-90 के दशकों में बहुत सामान आयात करा, जिस कारण हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल ख़त्म हो गया, और हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। अब देखिए, जैसे कि इसमें ये लिखा भी है कि अभी मैंने आपको बताया था 1980 के दशक के अंत तक सरकार का जो व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा, कि हमारा जो व्यय इतना होगा कि जो हमारी इनकम थी उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया, जिस कारण हमारा सारा सारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी, और एक इतनी खराब स्थिति आ गई थी कि जो हमने लोन ले रखा था उसे चुकाने के भी पैसे हमारे पास नहीं थे। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे IBRD क्या है, तो IBRD वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है जो लोन प्रोवाइड करती है तथा किसी भी देश के विकास के लिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। तो उस समय हमें कितना लोन मिला था, उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण संकट का सामना करने के लिए मिला। तो उस समय हमने कितना लोन लिया था IMF IBRD से? 7 मिलियन का लोन लिया था। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की, लेकिन जब हमने 7 मिलियन का जो लोन लिया उसमें IMF ने और IBRD ने कुछ शर्तें रखी। वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें देखे अभी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को हटाएगी और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। जो IMF IBRD ने एक शर्त पे लोन दिया कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलेंगे और जो आपने प्रतिबंध लगा रखा है उसे हटाएंगे, तथा जो सरकारी हस्तक्षेप है किसी भी प्रकार के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को कम करेंगे, जिस कारण भारत की अर्थव्यवस्था खुलेगी तथा इसका विकास होगा। तो इस शर्त के आधार पर हमें IMF ने लोन दिया था। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि 1991 का वित्तीय संकट क्या है और ये किस तरह से इसने हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करा तथा किस तरह से हमने इससे निजात पाया। अब चलिए, जो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है उदारीकरण। उदारीकरण है क्या? व्हाट इज लिबरलाइजेशन? हमने प्रारंभ में चर्चा की कि आर्थिक गतिविधियों के नियम के लिए बनाए गए कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गई। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था। तो उदारीकरण क्या? जो हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पे प्रतिबंध लगा रखा था, रोक लगा रखा था, इससे मुक्त करना ही उदारीकरण था। कि हमने जो अर्थव्यवस्था पे प्रतिबंध लगा रखा, सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था और सारा कुछ अपने हाथों में ले रखा था, उसे छोड़कर उसे ख़त्म करना ही उदारीकरण था। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली आयात निर्यात तकनीक 1980 के दशक में आरंभ की गई थी, किंतु वैसे तो हमारी अर्थव्यवस्था में लाइसेंसिंग प्रक्रिया आयात निर्यात था, लेकिन यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी नहीं था। किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार,
व्यापार तथा निवेश क्षेत्र को जिन पर 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। जो 1991 की जो हमने रणनीति अपनाई उसमें हमने जो फोकस करा, जो मेन चीज़ों पे किस पे कर, औद्योगिक क्षेत्र पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, वित्तीय क्षेत्र पे और कर सुधार में बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया, जिस कारण हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्रो करने लगी। तो आई होप अब आपको पता चल गया कि उदारीकरण क्या है। अपनी अर्थव्यवस्था से प्रतिबंध को हटाना तथा खुले रूप में व्यापार करना ही उदारीकरण है। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। देखिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1991 में जो प्रतिबंध हटाए गए उनमें कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी। तो इनमें अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन तथा औषधि, ये 6 उत्पाद श्रेणियाँ थे जिनसे सभी उद्योगों के लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये जो 6 जो चीज़ें आपको मैंने दिखाई, ये अल्कोहल, सिगरेट, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, ये जो 6 चीज़ें थी इनसे लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दी गई तथा इसे खुला कर दिया, कोई भी आओ, कोई भी बेचो और इनकम कमाओ। इसी वित्तीय क्षेत्र के सुधार को हम उदारीकरण कहते हैं। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि उदारीकरण। और 1991 के बाद ही वित्तीय क्षेत्र के सुधार में वित्त के क्षेत्र में व्यवसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्था शामिल हैं। तो इसी 1991 की सुधार नीति के तहत ही हमने विदेशी स्टॉक एक्सचेंज का भी निर्माण कराया तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसे संस्थाएं का निर्माण किया। तो आई होप अब आपको पता चल रहा होगा कि उदारीकरण क्या है। अपनी अर्थव्यवस्था से, अब मैं सिंपल में आपको बता दूं, ये तो किताबी भाषा था ही, अब मैं आपको बताता हूं कि अपनी अर्थव्यवस्था से प्रतिबंधों को हटाना तथा खुली अर्थव्यवस्था के लिए बाहर की कंपनियों को इनवाइट करना तथा करों को कम करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना ही उदारीकरण है। उदारीकरण के तहत हमने अब अप्रत्यक्ष करों में सुधार किया, निगम कर कम किए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करने लगी। और देखिए, विदेशी निवेश संस्थाओं, IMF तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई। और जो हमने अपनी अर्थव्यवस्था खोली उसमें हमने जितने भी विदेशी निवेशक थे, जो बाहर की कंपनियां थी, जो भारत में व्यापार करना चाहती थी तथा अपना पैसा लगाना चाहती थी, उन्हें हमने इनवाइट करा तथा उन्हें खुली छूट दी कि कोई भी कंपनी भारत में आकर अपना व्यापार कर सकती है। म्यूचुअल फंड वाले को भी हमने, और पेंशन कोष आदि, इन सभी कंपनियों को हमने खुले व्यापार की अनुमति दे दी। यही है उदारीकरण। कर व्यवस्था में भी सुधार किया हमने। कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आपको पता है कर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो डायरेक्ट देने वाला पे जिसका वर्डन पड़ता है। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स क्या है कि अगर मुझ पे इनकम टैक्स लगा तो वो सिर्फ मैं ही अदा करूँगा, तो ये सीधा प्रत्यक्ष कर होगा। और प्रत्यक्ष कर होता है, अब प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें देता तो कोई और है लेकिन उसका बर्डन किसी और के ऊपर होता है। तो जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उस पर कर लगता है, लेकिन दे तो रेस्टोरेंट का मालिक रहता, देता तो रेस्टोरेंट का मालिक है, लेकिन एक्चुअली में वह पे हम करते, क्योंकि हम जब हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं तो हमारे बिल में वो टैक्स इंक्लूड होता है। तो पे तो
दे तो रेस्टोरेंट मालिक रहा, लेकिन उसका वर्डन हमारे ऊपर होता है। तो ऐसे कर जिसका देता कोई और है, लेकिन उसका वर्डन किसी और के ऊपर होता है, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और इस और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 जीएसटी कानून को पारित किया गया। यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जीएसटी क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैक्स है, जिसे 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया, और इसी दिन हम जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि जीएसटी डे कब मनाते हैं। तो 1 जुलाई को हम हर साल जीएसटी डे मनाते हैं। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश से प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। जो ये हमारी यह 1991 की नीति थी, उसका मेन मकसद यही था कि किस तरह से हम अपने उद्योगों को बढ़ाएं तथा उसमें उच्च तकनीक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, जिससे भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी और भारत की इनकम भी बढ़ेगी। उसी प्रक्रिया में उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 1991 से पहले हम बहुत सारी वस्तुएं जो हम बाहर से मंगाते थे उस पर हम आयात शुल्क लगाते थे, लेकिन 1991 के बाद आयात शुल्क बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया, जिस कारण विदेश से आई हुई वस्तुएं आयात शुल्क हटाने के बाद सस्ती हो गई तथा लोगों में इसकी प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ी तथा हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करने लगी। अप्रैल 2001 में कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंध से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। ये क्या है, जैसे हम कोई भी वस्तु बाहर भेजते हो तो उस पर हम निर्यात शुल्क लगाते हैं तथा जो वस्तु हम बाहर से मंगाते हैं उस पर हम आयात शुल्क लगाते हैं। तो 1991 के बाद हमने आयात शुल्क और निर्यात शुल्क दोनों ही बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, जिस कारण अगर हम कोई वस्तु विदेश में भेज रहे हैं तो हम उस निर्यात शुल्क कम होने के कारण वो वस्तु विदेशों में जाकर सस्ती हो जाएंगी, जिस कारण वहाँ के लोग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जिस कारण हमें और ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर जाएगी। तो उदारीकरण का सिंपल रीज़न यही था, अपनी अर्थव्यवस्था पे लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, करों से मुक्त करना तथा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना, जिस कारण भारत में बहुत सारी कंपनियों का निर्माण हो, जिसे हम नवरत्न या महारत्न कंपनी कहते हैं। जैसे देखिए नवरत्न कंपनी हमने हमारे जो उद्योग हैं उसमें हमने कंपनियों को 3 तरह में बांट रखा है, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों को विभिन्न पद प्रदान किए गए हैं। देखिए इसमें हमने उसके बाद जो महारत्न कंपनी कितनी, एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम। ये महारत्न कंपनी कौन सी होगी, जो वह कंपनी जिनका जो कारोबार 10,000 करोड़ से ज़्यादा होता है उसे हम महारत्न कंपनी। तो महारत्न कंपनी कौन सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
और नवरत्न कंपनी कौन सी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और लघु रत्न कंपनी कौन थी? भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म, जिसे हम IRCTC के नाम से भी जानते हैं। तो 1991 की आर्थिक नीति के बाद हमने यह कंपनियों को, उद्योगों को 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि उदारीकरण क्या है और किस तरह से 1991 की आर्थिक नीति ने हमारा अर्थव्यवस्था का किस तरह से देखिए दोस्तों, यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, जिस कारण वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आज हमने उदारीकरण के बारे में पढ़ा है, तो अगले चैप्टर में हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 में हम निजीकरण और वैश्वीकरण पढ़ेंगे कि निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।